Okay, so we were revising chapter number 7 with optics. So next topic is the reflection at plane surface. Reflection at plane surface. आपको अभी वेव फ्रंट तक पता है, ये assumption होता है when you learn reflection at plane surface. So let us say हमारे पास एक plane reflecting surface है. So we have this surface xy जो एक reflecting surface है. अब इस plane reflecting surface पे एक वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा. So this is that plane wave front. Let us say ये plane wave front है. Now this plane wave front, this is AB. So a plane wave front AB है. I'll give it some name to this now. So this is AB. This plane wave front AB, ये जो है, it is bound between TA and QB. So more or less ये wave front है, it is bound between TA and QB. तो ये ऐसा प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है like this. So bound मतलब this is plane, this is Q. We are interested only in this wave front. ये जो AB है, ये wave front है हमारा. उसको सिर्फ दो लाइन पे मैंने बाउंड कर दिया है. So this is that wave front AB. अब A पॉइंट जो है वेव फ्रंट का, वो जब सरफेस पे इंसिडेंट होगा उसको हम बोल देंगे A डैश. जब A सरफेस पे पहुंचा था तब B जो पॉइंट है, इट वाज स्टिल एट B डैश. तो इसका मतलब A डैश पॉइंट जो है वो पहले ही पहुंच गया कंपेयर टू B. तो जब A सरफेस पे है, A डैश पे है, B जो है ये B डैश पे है. So you have B dash like this. Okay. Now what happens is, जैसे ही A पॉइंट सरफेस पे पहुंचा, मतलब A पॉइंट A डैश बन गया, राइट एट दैट मोमेंट आपको पता होना चाहिए कि दिस वेव फ्रंट स्टार्ट इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स. हमने लास्ट डिवीजन सेशन में देखा था कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट acts as a secondary source of waves and starts emitting secondary wavelets, right? So जैसे ही A dash पे पहुंचा, it started emitting secondary wavelets. तो ये secondary wavelet है. Okay, diagram may not be up to the scale. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, so this is the secondary wavelet of A dash. अगर मैं मान लेता हूँ that speed of light in medium 1 is c, तो B डैश पॉइंट को C पॉइंट तक आने के लिए टाइम लगेगा CT. मतलब B डैश C इज इक्वल टू CT. रिमेंबर, ये C जो है ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये C जो है ये पॉइंट है. अगर कंफ्यूजन होता होगा तो मैं मान लेता हूँ that the speed of light in medium is v. तो b dash c is equal to vt, ऐसा बोल सकते हैं, राइट? उतने ही टाइम में, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उतने ही टाइम में a dash ने सेमी सर्कल बनाया है. मतलब a dash से जो वेव निकल रहे हैं, that wave has reached सेमी सर्कल, something like this. तो ये सेमी सर्कल का जो रेडियस होगा, let's say this, तो ये सेमी सर्कल का जो रेडियस है, let me call this point D, तो ये A dash D भी VT होगा. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. हमारे पास एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस था XY, एक वेव फ्रंट है AB, वो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगा फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा. तो AB ये ऑब्लिक इंसिडेंस है, तो ऑब्लिक Q AB ऐसा भी इंसिडेंट हो सकता था. तो इन दिस केस नॉर्मल इंसिडेंस में A और B दोनों एक साथ सरफेस पे आते, राइट? बट दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग. तो A पहले पहुंचा A डैश पे, जब A डैश पे था तब B डैश पे था, राइट? अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ये अगर V है,
तो इन टाइम t डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेवफ्रंट फ्रॉम बी डैश टू सी, मतलब इतने डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, बी डैश सी की बात कर रहा हूँ मैं, ये हो गया वी टी। उतने ही टाइम में इन द सेम टाइम ए डैश जो है वो सेकेंडरी सोर्स है, तो इट इज इमिटिंग सेकेंडरी वेवलेट्स, तो ए डैश डी भी वी टी आएगा, राइट? So this is a really important thing. Now, what you need to understand is reflection के बाद, after reflection, wavefront will go in some other direction. तो रिफ्लेक्शन होने के बाद wavefront will go something like this. Wavefront will move something like this after reflection. Okay, important है. So without wasting time in drawing diagram, I'll let it take to the diagram. तो डायग्राम मैंने यहाँ पहले ड्रॉ करके रखी है। ये जो आपके पास ए बी था, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है, राइट? ये जो ए डैश पॉइंट बता रहा हूँ, जब वेवफ्रंट का ए पॉइंट सरफेस पे आएगा, कौन सी सरफेस पे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ए डैश, तो इट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। जब ए डैश पे पहुंचा था तब बी बी डैश पे था, क्योंकि ऑब्लिक इंसिडेंस है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर सी लिया या वी लिया तो वी लेते हैं, तो बी डैश सी ये डिस्टेंस होगा आपका वी टी, वो लिखा है मैंने नीचे। बट जैसे ही एज सुन एज ए रीचेस ए डैश मतलब पॉइंट ऑन द सरफेस, बाय ह्यूजेंस प्रिंसिपल, ए डैश विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स एंड विल स्टार्ट इमिटिंग वेव्स। तो ये जो सेमी सर्कल बनाया है, सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, पूरा सर्कल दिख रहा है, दैट इज करेक्ट, बट रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो उतने ही टाइम में ए डैश से जो वेव्स निकल रहे थे, उन्होंने ये सेमी सर्कल बना लिया है, जिसका रेडियस है आपका ए डैश डी, मतलब इतना, राइट? तो ए डैश डी इज इक्वल टू वी टी। गुड इनफ। अब हम एंगल समझ लेते हैं। हमको पता है कभी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, है ना? तो ये जो एंगल है, दिस एंगल ओवर हियर, दिस एंगल ओवर हियर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, राइट? अब अगर टोटल की बात करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख रहे हो पी ए डैश और ए डैश बी डैश, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ये टोटल एंगल 90 है, उसमें से ये एंगल आई है, तो ये बचा हुआ एंगल 90 माइनस आई आएगा, जो आगे लिखा है मैंने। सिमिलरली रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ तक मेजर किया है आपने, रिफ्लेक्टेड रे तक मेजर किया है, दैट इज आर। सिमिलरली ये जो टोटल एंगल है, दिस इज अगेन 90, तो इस टोटल एंगल में से इतना पार्ट आर है, तो ये बचा हुआ एंगल होगा 90 माइनस आर। डायग्राम पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट हेल्प इट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो राइट, तो अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए दो ट्रायंगल्स पे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए डैश डी सी। ये दो ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमको बेसिकली रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस इस टॉपिक में प्रूव क्या करना है, इस टॉपिक में प्रूव हमको ये करना है दैट angle of incidence I is equal to angle of reflection R. So I am drawing this figure again for you, थोड़ा टाइम लगेगा, but you need to understand this properly. तो क्या था, एक एक स्टेप से समझ लो। हमारे पास एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका नाम देते हैं एक्स वाई। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि हम रिफ्लेक्शन का स्टडी कर रहे हैं। अब एक वेवफ्रंट आया, so let's say this is that incident wavefront, एक वेवफ्रंट आया, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है,
दिस इज दैट वेव फ्रंट, इसको नाम दे देंगे पहले। Let's say this point is A, this point is B, this is P, this is Q। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे और इसको A डैश बोल देते हैं, A डैश। एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये आ गया आपका नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके, अब दिस इज नॉर्मल। नाउ ये जो इंसिडेंट वेव फ्रंट आया है, ये रिफ्लेक्ट होके भी जाएगा, तो मैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट भी दिखा देता हूँ। तो रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा है। तो द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस। तो ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। इट इज ऑल्सो बाउंड, तो मैं इसको कुछ नाम देता हूँ। लेट्स से ये एस आर है। ओके, जब ए डैश पे पहुंचा था, तब बी जो था वो बी डैश पे था, मतलब इट वाज समवेयर ओवर हियर, राइट? तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। गुड, ओके। नाउ तो एज आई टोल्ड यू, जब ए डैश पे था तब बी डैश पे था। अब ये जो मीडियम है, मीडियम वन, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है v। नाउ b डैश को c पॉइंट तक आने के लिए अगर टाइम t लगता है, तो b डैश c इक्वल टू vt आ जाएगा, राइट? एंड व्हाट एल्स यू शुड नो इज दैट उतने ही टाइम में, इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे ही ए डैश पे पहुंचा था, तो ए डैश पॉइंट ने सेकेंडरी वेव फ्रंट इमिट करना स्टार्ट कर दिया था, सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करना स्टार्ट कर दिए थे। उतने ही टाइम टी में यहाँ से जो वेव्स निकल रहे हैं ए डैश से, वो एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो सेमी सर्कल में ड्रॉ कर देता हूँ आपको, तो वो एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो में आपका सेमी सर्कल, सेमी सर्कल समथिंग लाइक दिस। थोड़ा डिफिकल्ट है सेमी सर्कल ड्रॉ करने के लिए, सो जस्ट अ मिनट। ओके, मान लेते हैं दिस इज दैट सेमी सर्कल। गुड, ओके। तो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ डी। तो ए डैश डी ये भी हो गया वी टी। क्यों? मैंने बताया, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम। क्योंकि बी डैश से सी आने के लिए टाइम टी लगा था, तो बी डैश सी वी टी है। उतने ही टाइम में ए डैश से जो वेव निकला है, उसने एक सर्कल बना लिया है, सेकेंडरी वेवलेट हो, तो ए डैश डी भी वी टी होगा। ये समझना जरूरी है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड। इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, दिस एंगल इज आई। और जो टोटल एंगल था ये 90 था, तो अकॉर्डिंगली ये एंगल आपका बन गया 90 माइनस आई। सिमिलरली जब आप रिफ्लेक्शन की बात करते हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है आर। ये एंगल आर है, तो ये एंगल आपका आ जाएगा यहाँ पे, कलर फॉर दिस। तो दिस एंगल ओवर हियर विल बी 90 माइनस आर। अब हमारा फोकस होना चाहिए दो ट्राइंगल्स पे, क्योंकि उन दोनों ट्राइंगल से ही हम I इक्वल टू आर प्रूव करने वाले हैं। तो टू ट्राइंगल्स हम टॉकिंग अबाउट इज, एक ये है ए डैश सी, ए डैश सी बी डैश। मतलब ये एक ट्राइंगल की बात हो रही है। पहले मैं इस ट्राइंगल को देख लूंगा। तो सबसे पहले ये है ए डैश बी डैश और सी। अब अगर आप अच्छे से नोटिस करोगे, इफ यू लुक एट दिस वेरी वेरी केयरफुली, तो यहाँ पे एक लाइन थी,
नॉर्मल लाइन थी, यहाँ पे नॉर्मल लाइन थी, यस। और इस नॉर्मल लाइन में जो एंगल था, ये एंगल था आई, 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। लुक हियर, दिस इज 90 माइनस आई। ए डैश बी, तो ए डैश बी है ना, और नॉर्मल लाइन इसमें एंगल 90 माइनस आई, तो वही मैं बता रहा हूँ। अगर वो एंगल 90 माइनस आई है, if this angle over here is 90 minus I, तो ये एंगल I आएगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर होती है, तो ये एंगल I आएगा। ओके, to understand this your imagination should be very strong. ओके, गुड। अब मैं दूसरा ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। दूसरा ट्रायंगल है A dash C, so A dash C and then D dash, D dash, ये यहाँ पे है पॉइंट डी डैश, ऐसा पॉइंट डी डैश, ऐसा है। नाउ दिस इज डी, ओके, ए डैश सी डी। अब इसके लिए भी आपको ये समझना जरूरी है दैट लुक हियर, दिस एंगल यू हैव सेड इज 90 माइनस आर, है ना, हमने ऑलरेडी रेड से दिखाया है 90 माइनस आर। तो बाय द वे जब मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ, तो मैं अगर सी डी इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, if I join this line like this, तो मुझे ये क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ जो ये एंगल बना है, ये एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री है। और ये जो एंगल था यहाँ पे, ये 90 माइनस आर था, तो 90 माइनस आर प्लस दिस एंगल 90 प्लस एंगल सी इज 180, सम ऑफ एंगल्स of triangle 180, तो C equal to R। मतलब इन शॉर्ट हमको ये जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल हमको मिल गया R। गुड इनफ। नाउ लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, हमको इसकी जरूरत नहीं है, लेट अस कीप इट क्लीन। तो अब हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स में, सो फ्रॉम फ्रॉम ट्राइंगल A dash B dash C and A dash C D, क्या नोटिस कर रहे हैं हम लोग? A dash C कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड है। और हमको क्या पता है? हमको पता है B dash C और A dash D, ये हमने ऑलरेडी लिख के रखा है कि दे आर इक्वल, बोथ ऑफ देम आर 80। ओके, और हम क्या देख रहे हैं कि एंगल A dash B dash C, A dash B dash C और एंगल A dash B C दोनों इक्वल, दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल भी 90 डिग्री है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ट्राइंगल A dash B dash C एंड ट्राइंगल A dash C D आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का प्रॉपर्टी अगर आपको पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एंगल B dash A dash C, B dash A dash C और एंगल डी सी ए डैश, मतलब बेसिकली मैं इस एंगल आई की और इस एंगल आर की बात कर रहा हूँ, दे आर इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, तो आई इक्वल टू आर, हेंस प्रूव द रिफ्लेक्शन एट अ प्लेन सरफेस, आई इक्वल टू आर, ये प्रूव करना चाहिए, प्रूव हो गया। थोड़ा सा टॉपिक डिफिकल्ट नहीं है, बट इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ द डायग्राम। तो अच्छे से एंगल्स इन्वॉल्व देख लो। एडिशनली if you want, you can go back to regular classes, web optics lecture number 3. Okay, रिवीजन में हमारे पास टाइम कम है, तो आई कैन नॉट रिवीजन में वापस रिवीजन में नहीं कर सकता हूँ, so I have to move ahead with next topic. तो अगला टॉपिक जो है हमारा, इट इज इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है, पहले वो हम समझ लेते हैं, when we talk about more things later. So
we have to learn what is interference, और इंटरफेरेंस का बेसिक्स मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ऐसा है that if you have two or more waves reaching at a point simultaneously, हमारे पास मान लेते हैं हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेव्स है। मैं टेम्परेली दो ही वेव ड्रॉ करूंगा। सो लेट्स से आई हैव दिस वन वेव and I have another wave and this। ये दो वेव जो है वो एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए तो उनके एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर एडिशन होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। यहाँ पे हम लाइट का इंटरफेरेंस देखने वाले हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो जहाँ जहाँ क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच होगा वहाँ वहाँ पे उनको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जहाँ क्रेस्ट और ट्रफ ऐड होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता था कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ ओवरलैप हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो जहाँ क्रेस्ट और ट्रफ का ओवरलैपिंग होगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नो लाइट, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब 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 सॉरी आपके पास क्रेस्ट और क्रेस्ट का मैचिंग होता है तो आपको मिलता है ब्राइट स्पॉट। और जब जब क्रेस्ट और ट्रफ का मैचिंग होता है तब तक आपको मिलता है डार्क स्पॉट, मतलब नो लाइट। ओके, तो यहाँ पे मैंने दिखाया है, यहाँ पे यू कैन सी हियर व्हेन आई राइट मिनिमा, मिनिमा मतलब नो लाइट, और जब मैं लिखता हूँ मैक्सिमा मतलब ब्राइट स्पॉट। मैं वापस समझा देता हूँ आपको, एंड दिस फिगर आई एम नॉट गोइंग टू यूज। सो व्हाट इज हैपनिंग, what is happening is this: when two or more waves reach at a point simultaneously, जब दो या दो से ज्यादा वेव एक पॉइंट पे एक साथ पहुंच गए तो उनके एम्पलीट्यूड्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा डिपेंडिंग ऑन कि दोनों वेव्स का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है या ट्रफ ट्रफ मैच हो रहा है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों वेव्स का क्रेस्ट और क्रेस्ट मैच हो रहा है। तो जब क्रेस्ट और क्रेस्ट का मैचिंग होता है तब आपको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्ट्रिप मिलेगा। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। सो यू गेट अ ब्राइट स्ट्रिप लाइक दिस, ऐसा आपको मिलेगा। ओके, मान लो कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मैच हुआ, समथिंग लाइक दिस, तो हमको मिलता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब हम लोगों को मिलता है डार्क स्पॉट। तो डार्क स्पॉट मतलब मान लो ये जो ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, दिस इज डार्क स्पॉट। तो आपको ऐसा मिलता रहेगा ब्राइट डार्क, ये होता रहेगा ऐसा, right? So you will keep getting this kind of pattern, bright dark bright dark bright dark bright। जब भी bright बना that means कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब वहां पे जो वेव्स ओवरलैप हो रही है उन दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हुआ है, दैट मींस ब्राइट, यू सी ब्राइट स्पॉट। ओके, अब मान लेते हैं ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज सेंटर ऑफ द स्क्रीन। क्योंकि ये पूरा पैटर्न मैं स्क्रीन पे देखता हूँ तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन लुक समथिंग लाइक दिस, ब्राइट सेंटर पे ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऑल्टरनेट होता रहता है। ओके, नाउ द सेम थिंग आई कैन शो विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है ये क्या बताता है हमको फिर, तो यहाँ पे भी वही किया है मैंने कि दो सोर्स ऑफ लाइट है ए और बी, दोनों में से वेव निकल रहे हैं। तो ये जो डार्क ब्लैक लाइन है दिस इज क्रेस्ट, और ये रेड डॉटेड लाइन इज ट्रफ। तो मैं बताने की ये कोशिश है यहाँ पे कि जब जब क्रेस्ट और क्रेस्ट का मैचिंग होगा तो आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू ब्राइट। जब जब ट्रफ और ट्रफ
क्रेस्ट और ट्रफ का मैचिंग होगा। क्रेस्ट और ट्रफ वहां पे मिलेगा डार्क, मतलब दिस इज डार्क। तो जब जब क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा यू गेट ब्राइट, जब जब क्रेस्ट ट्रफ मैच होगा यू गेट डार्क मैच। तो फर्स्ट थिंग इज दिस दैट यू शुड नो। अब सिर्फ ओरली बोल के चलने वाला नहीं है, वी कैन नॉट जस्ट कीप ऑन सेइंग ओरली। तो हमको ये मैथमेटिकली भी प्रूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने ले लिए दो वेव्स एज यू कैन सी। सो वी हैव टू सोर्स ऑफ लाइट एंड क्योंकि इंटरफेरेंस का प्राइमरी कंडीशन ही ये है दैट यू नीड टू हैव टू सोर्स ऑफ लाइट। आपके पास दो लाइट के सोर्सेस होने ही चाहिए। ओके, नाउ अगर आपको याद होगा हमने लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस क्या होते हैं, जब भी दो वेव में पाथ डिफरेंस और स्पार्क डिफरेंस। देखो ऐसा है दैट यू नीड टू नो बेसिक्स, आपको बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज पाथ डिफरेंस नाउ, जस्ट अ मिनट। सो जस्ट अ मिनट, या तो पाथ डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझ लो। देखो इट इज क्वाइट पॉसिबल, ऐसा होता है दैट हमारे पास कंडीशन जो सेटिस्फाई हुई है वो कंस्ट्रक्टिव की है। अब अगर आप यहाँ पे वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 की बात करोगे तो यहाँ पे दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है क्योंकि दे आर गोइंग टुगेदर, वो साथ साथ चल रहे हैं। मतलब दोनों ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो पाथ डिफरेंस डेल्टा या फिर पीडी इज इक्वल टू 0 फॉर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब एक का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट के साथ मैच होगा तब। ये कब होगा, जब दोनों ने एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हो रहा है। या फिर ये क्रेस्ट क्रेस्ट मैचिंग कब होगा, जब सेकेंड वेव जो है, सेकेंड वेव की बात कर रहा हूँ। सो व्हेन द सेकेंड वेव इज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ लैम्बडा। क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता है कि ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस लैम्बडा होता है। तो जब सेकेंड वेव शिफ्टेड है विद एन अमाउंट ऑफ लैम्बडा, उस केस में भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैचिंग हो रहा है। अगर मैंने 2 लैम्बडा से शिफ्ट कर दिया तो भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, 3 लैम्बडा से शिफ्ट कर दिया तो भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा। मतलब इन जनरल जब जब दो वेव्स में पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा, वेयर n इज 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तब तब आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलने वाला है क्योंकि तब तब क्रेस्ट ऑफ वन वेव इज ओवरलैपिंग विद क्रेस्ट ऑफ अनदर वेव। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, मैं इन शॉर्ट बताता हूँ हो क्या रहा है। दो वेव्स है, एक पॉइंट पे एक साथ आ गए। अब डिपेंड करेगा कि दोनों वेव्स का क्रेस्ट क्रेस्ट एक साथ आया कि क्रेस्ट और ट्रफ एक साथ आया। अगर क्रेस्ट क्रेस्ट एक साथ आया है तो रिजल्टेंट जो वेव होगा, क्योंकि दोनों का मिला के एक नया वेव बनेगा, उसका एम्पलीट्यूड दोनों का एडिशन होगा। मतलब वो पॉइंट ब्राइट दिखेगा क्योंकि सारा लाइट दोनों वेव का एनर्जी ऐड हो गया, वो पॉइंट ब्राइट दिखेगा। तो उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब कब होगा, जब वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में पाथ डिफरेंस है ही नहीं, या फिर जब वेव नंबर 2 जो है वो शिफ्टेड है बाय एन अमाउंट ऑफ लैम्बडा, तब भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होता है। या फिर जब मैंने इसको और लैम्बडा शिफ्ट कर दिया तब भी क्रेस्ट क्रेस्ट मैच होगा, सो ऑन सो फोर्थ। So basically the idea is simple, that to get constructive interference the path difference should be integral multiple of lambda। इसी चीज को हम in terms of phase difference लिख सकते थे। Now पहले हम समझ लेते हैं डिस्ट्रक्टिव का क्या होगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन ये होता है कि एक
वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव के ट्रफ के साथ मैच होना चाहिए। तो ये कब होगा, ये कब होगा, तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू, अब कम से कम जो सेकेंड वेव है वो शिफ्टेड चाहिए इतने से, मतलब the second wave should be shifted by an amount equal to lambda by 2, है ना। क्यों लैम्डा बाय 2, क्योंकि पहले सेकेंड वेव कहाँ था, सेकेंड वेव यहाँ था, क्रेस्ट क्रेस्ट मैच हुआ था। अब मैंने लैम्डा बाय 2 से शिफ्ट कर लिया तो क्रेस्ट और ट्रफ मैच हुआ, तो लैम्डा बाय 2 इतना आपको चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। या फिर और एक बार शिफ्ट कर लिया नहीं चलेगा, क्योंकि और लैम्डा बाय 2 से शिफ्ट करें तो क्रेस्ट एंड क्रेस्ट मैच हो रहा है, और एक लैम्डा बाय 2 से शिफ्ट किया तो क्रेस्ट ट्रफ मैच होगा। मतलब इन जनरल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, इस पे आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये आपको मिल जाता है इन शॉर्ट 2n+1 लैम्डा बाय 2, ओके, क्योंकि n की वैल्यू 0 तो 1 लैम्डा बाय 2, n की वैल्यू 1 तो 3 लैम्डा बाय 2। या फिर सम बुक्स, कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे n की जगह पे यूज करते हैं m, so instead of using n they use m, और प्लस की जगह पे लिख देते हैं बीच में माइनस, और n की वैल्यू स्टार्ट करते हैं 1 से। बात एक ही है, n is whole number and m is real number। n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, m की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो ये आ गया आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब डार्क पॉइंट्स, मतलब वहां पे आपको लाइट नहीं दिखेगा। तो डार्क पॉइंट मतलब इनफैक्ट इन रियलिटी आई शुड हैव यूज्ड black color over here, but since black color is not available to me so I cannot use it, okay। तो यहाँ पे डार्क दिखेगा आपको, डार्क मतलब कंप्लीटली ब्लैक दिखेगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो ये जो ब्लू दिखा रहा हूँ मैं, इट शुड अपीयर वेरी 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 डार्क, मतलब इट शुड अपीयर मोर और लेस लाइक ब्लैक। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, ये होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को इन टर्म्स ऑफ एंगल भी लिख सकते हो। पाथ डिफरेंस की जगह पे आप एंगल भी लिख सकते हो, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस गिव्स यू फेज डिफरेंस, मतलब एंगल का डिफरेंस। तो सेम चीज है, सिर्फ हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्टेंस के टर्म में लिखना है कि एंगल के टर्म में लिखना है। तो डिस्टेंस के टर्म में n लैम्डा आएगा कंस्ट्रक्टिव के लिए, और एंगल के टर्म्स में आएगा आपका 2 पाई n। तो जब जब 2 पाई n एंगल डिफरेंस होगा तब तब आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव, और जब जब आपके पास एंगुलर डिफरेंस, तो फॉर्मूला ये 2 पाई बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ डेल्टा। तो 2 पाई बाय लैम्डा और ये था 2m-1 लैम्डा बाय 2, कैंसिल कैंसिल, मतलब जब जब आपको 2m-1 पाई बाय 2 ऐसा आपको एंगुलर डिफरेंस मिलेगा तब तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाला है। So you should have difference of angle as 2m-1 pi by 2, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है और फेज डिफरेंस क्या है। पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस मैंने इन डिटेल सिखाया है आपको ड्यूरिंग रेगुलर लेक्चर, सो वी कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम हियर। अब पॉइंट ये था कि हम कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में बार बार बोल रहे थे कि हमारे पास कम से कम 2 सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए, कम से कम 2 सोर्सेज ऑफ लाइट होने चाहिए, ओके गुड। बट नाउ इन रियलिटी हमारे पास ये 2 पॉइंट सोर्सेज ए एंड बी है, एक स्क्रीन है, सो वी हैव अ स्क्रीन एक्स वाई, जहाँ पे हम ये पैटर्न देखेंगे, जो पैटर्न हम मैंने बताया वो पैटर्न देखना भी पड़ेगा स्क्रीन पे, तो वो स्क्रीन है। अब द आइडिया इज दैट
हमारे पास दो वेव्स है, y1 इक्वल टू a1 sin ओमेगा t, तो जो a पॉइंट से वेव निकल रहा है दैट इज दिस वेव a1 sin ओमेगा t, ओके, और दूसरा जो वेव है दैट इज a2 sin ओमेगा t प्लस 5, गुड। और पाथ डिफरेंस मतलब देखो b पॉइंट से वेव निकलेगा और a पॉइंट से वेव निकलेगा और स्क्रीन पे जाएगा, तो स्क्रीन तक पहुंचने में b ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, bp, ओके, मतलब bp, और a ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ap, तो bp माइनस ap, दिस इज पाथ डिफरेंस, ओके, तो ये पता होना चाहिए, दिस इज पाथ डिफरेंस। नाउ इफ यू नो दिस मच, अब हम लोग रिक्वायर्ड मैथमेटिक्स कर सकते हैं। अब ऐसा है कि जब जब पाथ डिफरेंस मतलब bp माइनस ap इक्वल टू n लैम्बडा होगा तब आपको मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब जब पाथ डिफरेंस bp माइनस ap ये 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 होगा तब तब आपको मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो पाथ डिफरेंस n लैम्बडा, कंस्ट्रक्टिव आपकी बुक में 2n लैम्बडा बाई 2 लिखा है, क्योंकि वो बोलते हैं कि इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, मतलब बेसिकली द राइट इज दिस। कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन क्या आई थी, पार्ट डिफरेंस लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा या फिर 0, ऐसा आया था ना, 0 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा। तो व्हाट दे वांट टू से इज, कुछ नहीं है, वो बोलते हैं कि मैं ऐसा लिखूंगा, ऐसा क्यों, फिर क्या आता है 0, फिर 2, मतलब फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, मतलब इन इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2। क्यों, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रक्टिव की बात करोगे तो डिस्ट्रक्टिव का क्या था, लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा बाई 2, 7 लैम्बडा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव वाज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2 एंड पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई 2, तो वैसा भी चलता है, कोई इशू नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली ये जो ए और बी पॉइंट से जो वेव्स निकल रहे हैं उसमें पाथ डिफरेंस कितना है उस पे डिपेंड करता है व्हाट वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे, पी पॉइंट पे, क्योंकि पी पॉइंट जो है ये एक रैंडम पॉइंट है स्क्रीन पे, और हमको ये पता करना है ये जो पी पॉइंट है स्क्रीन पे वो कंस्ट्रक्टिव मतलब वो ब्राइट दिखेगा कि डार्क दिखेगा। तो वो ब्राइट कब दिखेगा, जब पाथ डिफरेंस n लैम्बडा होगा, और डार्क कब दिखेगा, जब पाथ डिफरेंस 2m माइनस 1 लैम्बडा बाई 2 होगा। दैट इज द आइडिया, पहले आपको इतना पता होना चाहिए। अब हम लोग आगे की बात कर सकते हैं। नाउ वी कैन से दैट आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑलरेडी सीखा है, बीट्स में भी हमने किया था, बीट से पहले भी हमने जब हमने स्टेशनरी वेव देखा तब भी सीखा था। हमारे पास दो वेव्स है y1 और y2, वो जब एक पॉइंट पे होंगे तो आएंगे तो उनका एडिशन होगा, मतलब y इक्वल टू y1 प्लस y2, तो y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस 5 क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में फेज डिफरेंस हो सकता है इसलिए, राइट। अब we will not go into derivation of this क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में सुपरपोजिशन ऑफ वेव में किया है। तो इन दोनों का मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन के बाद आपको मिलता है y इक्वल टू r साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, where r is resultant amplitude and that is given by vector, आपको पता है a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of 5, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, राइट। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसका, ये जो दो वेव्स इंटरफेयर हुए हैं इसका, मतलब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का एडिशन होगा या फिर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन होगा, उसकी बात हो रही है। ये दो वेव्स के एम्पलीट्यूड का रिजल्टेंट है। अब
हमको पता है इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी मतलब एक पॉइंट कितना ब्राइट दिखेगा, ये डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड पे। तो I इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और R है आपके पास रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। मैंने रूट नहीं लिखा क्योंकि ये R का स्क्वायर है इसके लिए। ओके, अब अगर कंस्ट्रक्टिव की बात हो रही है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फाई, फाई की वैल्यू 2n पाई। अभी हमने देखा जब जब दो वेव्स में पाथ फेज डिफरेंस 2n पाई या पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा तो वो पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब वो पॉइंट आपको ब्राइट दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ 2n पाई पता होना चाहिए आपको। देखो cos ऑफ 2n पाई, n की वैल्यू क्या थी, 0 थी, मतलब cos 0। फिर n की वैल्यू क्या थी, 1 थी, मतलब cos ऑफ 2 पाई। फिर n की वैल्यू क्या थी, 2 थी, cos ऑफ 4 पाई। तो cos 0, cos 2 पाई, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, cos 10 पाई, ये सब 1 होता है, ये 1 होता है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a1 प्लस a2 ब्रैकेट स्क्वायर, a1 plus a2 bracket square. Similarly, for destructive interference, डिस्ट्रक्टिव मतलब एम्पलीट्यूड का सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको पता है ये जो वैल्यू है फाई की, ये आनी चाहिए 2m माइनस 1 पाई बाई 2। यहाँ पे m की वैल्यू स्टार्ट होती है 1 से, और cos फाई आपको मिलेगा। देखो जब मैं m की वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 मतलब 1 पाई बाई 2, कॉस ऑफ पाई बाई 2 0। फिर जब मैं 1 डालूंगा 2 डालूंगा तो 3 पाई बाई 2 भी 0, 4 पाई बाई 5 पाई बाई 2 भी 0। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ m you will get cos phi as 0, right? Correct? Is it correct? It is not correct, तो ये करेक्ट नहीं है, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ, इज इट करेक्ट, इज इट करेक्ट। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक कंडीशन लिखते वक्त यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ की है, वेरी स्मॉल मिस्टेक। ये जो 2 है और ये जो 2 है ये कैंसिल होगा, मतलब अल्टीमेटली आपके पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे ये दो चीजें बचेगी नहीं, तो यू विल हैव 2m माइनस 1 पाई। तो ये इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज इम्पोर्टेंट है। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए एंगल होना चाहिए 2m माइनस 1 पाई। अब आप जब m की वैल्यू 1 डालोगे तो फाई की वैल्यू पाई आएगी, तो cos पाई होता है -1। फिर जब 2 डालोगे तो 3 पाई आता है, उसकी वैल्यू भी होती है -1। तो ये हमेशा -1 होगा, मतलब इंटेंसिटी जो आपको मिलेगी वो मिनिमम क्यों मिलेगी, क्योंकि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ फाई इज -1। तो इसका मतलब मिनिमम इंटेंसिटी इज a1 स्क्वायर, और मिनिमम क्यों मिलेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसलिए a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। मतलब मिनिमम इंटेंसिटी I minimum will be equal to proportional to a1 minus a2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो आपने कंस्ट्रक्टिव के कंडीशंस लिख लिए इन टर्म्स ऑफ पार्ट डिफरेंस, और आपने ये भी बता दिया कि कब कंस्ट्रक्टिव कब डिस्ट्रक्टिव, और जब कंस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा, और जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या आएगा। अब हम लोग रेशियोज भी तो ले सकते हैं इंटेंसिटी का, तो हम लोग रेशियो ले सकते हैं मैक्सिमम टू दैट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी का। तो ये आएगा a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर। मैंने सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड किया है, दैट्स इट, राइट। तो आपको मिल गया इंटेंसिटी का रेशियो इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड व्हिच वाज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर ऐसा था, है ना।
If you remember, it was a1 plus a2 upon a1 minus a2 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा है ये। नाउ इसमें से मैं a2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मुझे मिलेगा आई मैक्स बाय आई मीन इक्वल टू a2 कॉमन निकाल लिया तो पहले टर्म में सिर्फ a1 था, तो a2 एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे से भी ऐसा ही किया है, कुछ नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं हम लोग, नथिंग एल्स। और क्यों कर रहे हैं समझेगा। a2 कैंसल, ये जो a1 बाय a2 है ये होता है रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स r, और CET में इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड पे। तो r+1 अपॉन r-1 ब्रैकेट स्क्वायर, तो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी टू दैट और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो मिल गया r+1 अपॉन r-1 स्क्वायर, वेयर r इज रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स। ओके, अब there are two ways of writing anything. अब तक हमने क्या किया, you have a look at it, क्या किया हमने यहाँ पे इंटेंसिटी को, चाहे इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड लिखा है, हमने इंटेंसिटी को इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड लिखा है। मतलब हमारे पास जो दो वेव्स थी, एक का एम्पलीट्यूड था a1, दूसरे का एम्पलीट्यूड था a2, हमने इंटेंसिटी, कौन सी इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, कौन सी रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैं वापस डायग्राम बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बहुत होता है कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन हमको रखना नहीं है, इसलिए सब पॉइंट बाय पॉइंट हमको बताना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द थियरी, जब दो वेव्स एक पॉइंट पे, कौन सा एक पॉइंट, पी पॉइंट पे पहुंचेंगे, तो उन दोनों का वेव्स का अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो पी पॉइंट ब्राइट दिखेगा, अगर उन दोनों वेव्स का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो वो पॉइंट डार्क दिखेगा। ब्राइट मतलब मैक्सिमम लाइट, डार्क मतलब मिनिमम, मतलब नो लाइट बेसिकली। तो ये पी पॉइंट ब्राइट दिखेगा या डार्क दिखेगा, ये हम या तो एम्पलीट्यूड के टर्म में लिख सकते हैं। किसका एम्पलीट्यूड, वेव फ्रॉम ए, इसका एम्पलीट्यूड a1, और वेव फ्रॉम बी, इसका एम्पलीट्यूड a2। तो ये पी पॉइंट पे आप इंटेंसिटी लिख सकते हो ईदर इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। हमको पता है दैट I max और I in general is proportional to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi। पर हमको ये भी पता है कि इंटेंसिटी is proportional to amplitude square। इसका मतलब amplitude is proportional to under root of intensity। तो intensity of first source is proportional to amplitude square, so amplitude of first source is proportional to square root of intensity। Similarly, amplitude of wave from second source is proportional to square root of I2। So this is what you should know। A1 is proportional to root I1 and A2 is proportional to root I2। इसलिए फिर हम इंटेंसिटी I, ये था A1 स्क्वायर मतलब I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos phi, ऐसा भी लिख सकते हैं। So we can write it like this। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। गुड। अब वापस से बात वही है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस cos phi की वैल्यू हमेशा +1 आएगी, हमने देखा है। गुड इनफ। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, हमने वो भी देखा है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपको I will be proportional to I1 plus I2 plus 2 root of I1 root of I2, ऐसा मिलेगा। Good. Now the idea here is, अगर इंटेंसिटीज भी सेम हुई, इंटेंसिटी सेम होना मतलब दोनों सोर्सेस से ये दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड सेम होना, तो दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम हो सकता है। तो I मिलेगा प्रोपोर्शनल टू I प्लस 2 रूट I, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों मिलेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है। तो 2I प्लस 2I
मतलब दिस इज 4i, ऐसा आपको मिल जाएगा। तो Imax इज इक्वल टू 4i। या तो आप ऐसा लिख सकते थे 4i, या एक और तरीका है, मैं दूसरा तरीका भी बताता हूँ, आंसर सेम आएगा। दैट इज द थिंग, दैट इज बेसिकली वेरी गुड थिंग दैट आंसर्स आर सेम। अब मैं यही बोल देता हूँ कि इफ I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I, कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है बाद में बात हो जाएगी। तो इस केस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है इसकी उस पॉइंट की जहां पे दोनों वेव्स पहुंच रहे हैं, यह आएगा I प्लस 2 रूट I cos phi। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2I प्लस 2I cos phi, मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 2I1 प्लस cos phi। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, एक तो ये इक्वेशन यूज कर सकते हो, या फिर आपको पता होना चाहिए 1 प्लस cos phi इज 2 cos square phi by 2, 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज प्रोपोर्शनल टू 4I cos square phi by 2। अब आप बोल सकते हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तब इंटेंसिटी रिजल्टेंट विल बी मैक्सिमम, और ये कब होता है जब cos phi की वैल्यू या तो phi की वैल्यू 2n pi होती है। 2n pi होना मतलब cos square phi by 2 मतलब cos square 2n pi by 2 मतलब cos square n pi, n की वैल्यू 0 तो cos 0, n की वैल्यू 1 तो cos ऑफ पाई मतलब cos ऑफ पाई मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये हमेशा +1 आएगा, क्योंकि n की वैल्यू 0 डालोगे यहाँ पे तो 0, 1 डालोगे तो पाई, फिर 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, ऐसे। तो +1 -1 +1 -1 +1 -1, पर उसका स्क्वायर है, cos का स्क्वायर है तो 1 आएगा, मतलब आपको मिलेगा 4i। मैंने अभी भी बताया था कि cos square phi by 2 1 हो जाएगा। मैंने अभी भी बताया था कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी आपकी 4i आएगी। मिनिमम कब होगा? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब आपको पता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए phi की वैल्यू 2n-1 पाई, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई 3 पाई 5 पाई ऐसा आना चाहिए था। ओके, तो जब मैं यहाँ डालूंगा इस इक्वेशन में, या तो पहले मैं cos स्क्वायर 5/2 फाइंड कर लेता हूँ, मतलब cos स्क्वायर 2n-1 पाई बाई 2। तो जब n की वैल्यू 1 होगी तो पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0। जब n की वैल्यू 2 होगी तो 3 पाई बाई 2 वापस 0, तो ये 0 आएगा। मतलब जब जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है तब रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम आ रही है, वो 0 आ रही है बेसिकली, क्योंकि cos की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए 0 आएगी। तो व्हाट आई वांट इज, इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमें 3 से 4 लेक्चर लगने वाले हैं, मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी ज्यादा है, मैथ्स भी ज्यादा है, अंडरस्टैंडिंग भी ज्यादा है। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन एट प्लेन सरफेस को अच्छे से रिवाइज करना है, फिर आपको इंटरफेरेंस और अप टू दिस पॉइंट जहां पे आप रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड और इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल इंटेंसिटीज के बारे में बात कर रहे हो। तो दिस विल बी योर टास्क फॉर टुडे। हमको लेक्चर ज्यादा लगने वाले हैं नो डाउट, पर उसको कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास, बिकॉज आई डोंट वांट टू रश। 7 चैप्टर हमारे खत्म होने पे है रिवीजन में। आई एम अवेयर ऑफ द डेट्स, 5 अप्रैल की जगह पे 15 अप्रैल तक हमारा सिलेबस रिवीजन खत्म हो तो भी चलेगा, बट आई डोंट वांट टू रश। तो बेसिकली इतना आज रिवाइज करो, कल मैं इसके आगे का और डिफ्रैक्शन चालू कर दूंगा। सो विल स्टॉप हियर फॉर द टाइम बीइंग।